साथियों, आज हम लोग पढ़ लेते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आपसे, उसका नाम आपको पता लग चुका होगा। नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग रिवाइज़ करेंगे, बहुत ही ईजी वे में रिवाइज़ करेंगे। इसे पे मिटा देता हूँ। ईजी वे में रिवाइज़ करेंगे और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ कलेक्शन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और ये कलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता दूं। ये कलेक्शन जो है, ये आपको इकट्ठा एक जगह मटेरियल मिलना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन देखिए मैंने किस तरीके से कलेक्शन करके इसको आपके सामने रखा है, वो आप देखें। कि सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़े होंगे आपने, उसी तरीके से जितने भी सब्सटेंस हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक नॉन कंडक्टर और एक होते हैं आपके कंडक्टर। नॉन कंडक्टर पता है, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके, और कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास्ड, एंड दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू parts. One is called electrolyte and other is called metallic conductor. Electrolytes are those substances through which electric current can be passed in molten or in aqueous state, while in metallic conductors are those through which electric current can be passed in solid state without any chemical change, और electrolyte में chemical change हो जाएगा। Electrolytes are further divided into strong electrolytes and weak electrolytes. Strong electrolytes are those which can dissociate parts completely, while weak electrolytes are those which dissociate पार्शली। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को तीन पार्ट में, जैसे वीक एसिड होता है, वीक बेस होता है, वीक एसिड हो सकता है, वीक बेस हो सकता है, और उनके सॉल्ट हो सकते हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग में भी यही कंडीशंस है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी साथियों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ओम्स लॉ क्या होता है, वो ओम्स लॉ की भी हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR हो जाएगा। R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाएगा यहाँ पर, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। रेजिस्टेंस अब क्या चीज़ है कि रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है वो कैसे डिफाइन करेंगे। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द हिंड्रेंस, रुकावट इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते में जो रुकावट पैदा हो जाती है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस से R से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट याद कर लेना, यूनिट ओम होती है, पता होगी आपको। ये TGT में भी क्वेश्चन आ सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम फार्मूले को देखें तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसी से ये चीज़ डिराइव कर दी गई है। और यहाँ पर R इज इक्वल टू, कुछ किताबों में रो लिखा जाता है, रो L अपॉन A, और कुछ जगह जो है यहाँ पर इन्होंने S लिख दिया है। तो मैं इसको फिलहाल रो L अपॉन A ही रिप्रेजेंट करता हूँ। S जिस से मैंने मैटर उठाया उसमें S दिया हुआ था, तो मैं आपको यहाँ पर S दिखा दे रहा हूँ। S यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जहाँ पर मैं रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलता हूँ। तो अब इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रेजिस्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि एंड L अपॉन A को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा R इज इक्वल टू रो इंटू सेल कांस्टेंट भी बना सकते हैं इसे। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता क्या, रो एक्चुअल में है क्या। अगर L की वैल्यू हम लोग, भाई अगर हम रो लिखें तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, R A अपॉन L हो जाएगा। अगर A एरिया क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लीजिए, और L लेंथ है, यूनिट लेंथ मान लीजिए इसे, तो अब इसकी डेफिनेशन जो निकल करके आएगी वो आपके सामने हो जाएगी कि क्या होगा, रो इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट, यानी यूनिट के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ ऐसे बोल सकते हैं। तो वही चीज़ हमारे सामने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यूनिट इसकी पूछी जाती है, ओम सेंटीमीटर होती है। इसकी यूनिट आपको लिखी हुई ओम सेंटीमीटर होती है। ओम R की होगी और नीचे सेंटीमीटर, ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक कट जाएगा तो आपका ऊपर सेंटीमीटर ही बचेगा। वही तरीका यहाँ लगाया गया है। अब यहाँ पर कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस के, C इज इक्वल टू 1 अपॉन R हो जाएगा, है ना। यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लोग महो या साइमन के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों यूनिट पूछी जा सकती है। यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे इस टॉपिक में से। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, इस जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो था वो आपने देखा था कि इससे पहले हमने यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा था। देखिए यहाँ पर पढ़ा था, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये है ना, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ
कंडक्टर ऑफ ए लेंथ, वही चीज़ मैंने आपको बताई थी, उसी तरीके से यहाँ पर ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जगह स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी है। इसे हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कप्पा होता है, बप्पा ना समझना, कप्पा, KPPA कप्पा होता है, KPPA, या ऐसे लिखो KAPPA कापा, ये कप्पा बोलते हैं इसे हम लोग। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन इसका हो सकता है। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/रो, रो की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा। यूनिट की याद रखिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये यूनिट का खेल यहाँ पर बहुत होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इक्वलेंट कंडक्टेंस में फार्मूले में सिंपल सा ये फार्मूला याद रखिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। और ये अगर मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो यहाँ मोलैरिटी हो जाएगी, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। दोनों में देखिए मैच करिए, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, केवल यूनिट का डिफरेंस आएगा। यूनिट यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्वलेंट होगी, यहाँ पर मोल हो जाएगी, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। नेक्स्ट पन्ने पे हम लोग पहुँच लेते हैं। नेक्स्ट पेज जो है हमारे सामने ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है ये चीज़ देख लेते हैं जो कलेक्शन किया गया है। देखें इसके बाद वाले पेज पे, हाँ ठीक है, सही चल रहे हैं हम लोग। तो यानी कि अब हमने स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देखें। ये क्वेश्चन तो आप मान के चलिए आ ही जाएगा, 100% आएगा। इतना पन्ना जो है वो आप काट के रख लीजिए, रट लीजिए इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है इतना हिस्सा ये वाला। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज, the specific conductance decreases with dilution because number of ions per unit of the solution decreases। यानी कि पर जो यूनिट लेंथ है पर मीटर स्क्वायर जो भी है ना, पर ml पर यूनिट लेंथ जो भी बोली, सॉल्यूशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। यानी कि क्या होगा कि जैसे हम पानी बढ़ाते चले जाएं, यदि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज विद डाइल्यूशन, पानी बढ़ाएंगे, जब पानी बढ़ाएंगे तो जो एरिया है आयंस दूर दूर होते चले जाएंगे, और आयंस दूर दूर होते चले जाएंगे, इसका मतलब है कि जो कंडक्टिंग पावर कंडक्टेंस है वो घट जाएगी। बोथ इक्वलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज द डाइल्यूशन ग्राफ से बताया भी गया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटेलिक कंडक्टेंस टेम्परेचर के रेसिप्रोकल होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, यू कैन लर्न ईजिली एंड दे बिकम्स बेनिफिशियल फॉर द एग्जामिनेशन, कमिंग एग्जामिनेशन 2021। कोलरिश लॉ को याद रखिएगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आयंस होते हैं उनकी सम, कैटायन एंड आयन का सम कर दीजिए, उसी को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोला जाता है ना। उसी को कोलरिश ने एक्सप्लेन किया था। अब कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम देखते हैं तो लैम्डा CH3COOH को तोड़ दीजिए, CH3COO निगेटिव और CH3COO लैम्डा क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव। इस तरीके से इसको हम लोग ब्रेक करके भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला जो है न्यूमेरिकल पे ये दोनों फार्मूले न्यूमेरिकल में बहुत ही अच्छी मदद करेंगे आपकी। ये क्या होगा, इन डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा C अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। लैम्डा C क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एट C कंसंट्रेशन, और यहाँ पर क्या होगा, ये इन्होंने दिया है लैम्डा, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ले के चले हुए हैं हम लोग, जिसे मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं। आयम लगा दीजिएगा तो मोलर कंडक्टेंस हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्बिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्वेबल सॉल्ट, सॉल्बिलिटी इज इक्वल टू कप्पा हो गया इंटू 1000 अपॉन म्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। फार्मूले बहुत ही काम के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके काम आने वाले हैं फार्मूले, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट नंबर का फार्मूला याद रखिएगा। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरीड बाय द आयंस। कितने आयंस कितना करंट ले जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस में भाई अगर NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो Na पॉजिटिव Cl करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए हमने एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस में जो कैथोड पे हमें सोडियम नहीं मिलता, कैथोड पे हमें हाइड्रोजन मिलेगी और एनोड पर क्लोरीन मिलेगी। यही बात एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। लेकिन जब हम लोग मोल्टन का करते हैं तब इसका उल्टा हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। हाइड्रोजन इज रिलीज एट कैथोड, है ना, ये बात याद रहेगी जब एक्वस रहेगा, लेकिन जब मोल्टन होगा तो फिर H नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, सोडियम मिलेगा। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है,
फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड हो जाता है। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा, Z Q हो जाएगा, Q इज इक्वल टू IT होता है फार्मूले को ब्रेक करके। यहाँ पर Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर I की वैल्यू 1 एम्पियर कर दें, टाइम 1 सेकेंड कर देते हैं, तो यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। इस तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा पेज ब्लर कर गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम समझा देंगे आपको। यहाँ पर क्या है कि Z इज इक्वल टू E/965, ये ध्यान रखिएगा। ये 96500 कहाँ से आता है, ये आप लोग सभी जानते होंगे कि कैसे निकाला जाता है कि भाई एक मोल, भाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, जबकि एक मोल पे कितना होगा, निकाल दीजिएगा, आंसर फिर यही आएगा, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एंड एनी इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू इट्स इक्वलेंट वेट, तो ये बराबर रहता है, ये ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वहाँ केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, यहाँ इलेक्ट्रिकल टू। अब यहाँ पर गैल्वेनिक वोल्टेक सेल जो होता है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ये 12th में आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ाया भी होगा, दोनों काम। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये लेफ्ट है LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव होता है, ये RRCP होता है, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव होता है। यहाँ पर लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन जिस टर्मिनल पर होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा और एनोड कहलाएगा। यहाँ पर क्या होगा, नेट रिएक्शन देखते हैं। सॉल्ट ब्रिज एक U शेप होता है। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि ये जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। इलेक्ट्रोलाइट इसमें इनर्ट लिया जाता है, KCl एंड KNO3 K2SO4 इन अगार अगार लिया जाता है ना। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको पढ़ लेना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन साइन अपोजिट होता है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो इसका मतलब वैल्यू तो सेम ही रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन साइन अपोजिट रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जितनी भी वैल्यू हम लोग यूज़ करेंगे वो सब रिडक्शन पोटेंशियल पे यूज़ करेंगे, और रिडक्शन पोटेंशियल पर वैल्यू अगर यूज़ करेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट हो जाता है। ये सब ये रिडक्शन पे निकाली जाएंगी, और रिडक्शन पे जब वैल्यू निकाली जाती है तो हमेशा पहले आयन फिर मेटल होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कि ई यहाँ पर Mn पॉजिटिव / M है, तो ये इसका मतलब आयन और मेटल, ये रिडक्शन पोटेंशियल। अगर पहले मेटल लिखा है फिर आयन लिखा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हमें रिडक्शन पे निकालना रहता है, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें, शी और नी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों का रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। ये इसके अंदर जो हाफ रिएक्शन होती है भाई, वो इसके जो वोल्टेज होते हैं वो 0.0 वोल्ट होते हैं। हाफ रिएक्शन में क्या होगा कि जब ये भाई अगर कहीं पर ये काम करता है, मान लो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जब लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन हाफ पोटेंशियल क्रिएट करेगा, यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहलाएगा। उसके बाद रिडक्शन हाफ सेल भी हो सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। कैलोमल इलेक्ट्रोड में क्या होगा कि ये मरकरी को, कैलोमल नाम जो है वो मरकरी का नाम बोला जाता है, इसलिए इसे कैलोमल इलेक्ट्रोड Hg2Cl2 जो है वो कैलोमल कहलाता है। ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगी। तो ये हमने आपको बताया इलेक्ट्रोड्स के बारे में। अब नेक्स्ट पन्ने पे पहुंच लेते हैं। नेक्स्ट पन्ने पे देखिए क्या कलेक्शन मैं लाया हूँ। ये कलेक्शन आपको मुश्किल से मिलेगा। देखिए अगर फ्यूज NaCl को तोड़ेंगे तो प्रोडक्ट एनोड पे क्लोरीन मिलेगी और प्रोडक्ट कैथोड पे सोडियम मिलेगा, लेकिन एक्वस को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन क्लोरीन मिलेगी, कलेक्टिवली नहीं मिलेगा। डाइल्यूट NaCl को तोड़ेंगे तो फिर ऑक्सीजन और H2 मिलेगा। इन दोनों में डिफरेंट है। डाइल्यूट NaCl वहाँ पर मोल्टन है या एक्वस है, डाइल्यूट और जानते होंगे ना, समझते होंगे। रॉड ग्रेफाइट प्लेटिनम की लेनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक्वस NaCl लिया, और अगर इलेक्ट्रोड मरकरी का है, यहाँ इलेक्ट्रोड का ध्यान विशेष देना, मरकरी का है तो क्लोरीन मिलेगी और आपका रिडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। फ्यूज्ड NaCl लेंगे तो फिर अगर प्लेट तो यहाँ पर O2 मिलेगा और यहाँ पर आपका सोडियम। ये फ्यूज्ड वाली कंडीशन वही है जो पहली वाली कंडीशन है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फ्यूज्ड NaOH लिया हुआ है, NaCl नहीं है, बात ध्यान रखना, यहाँ NaCl है, बस इतना डिफरेंस है, इसलिए यहाँ क्लोरीन मिल रही है, यहाँ पर O2 मिल रहा है।
इसी तरीके से पूरी आप लिस्ट को देख लीजिए, ये चीज़ें सब याद कर लीजिएगा। मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सी चीज़ कहाँ आएगी पता नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत बन जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पहुँच जाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये इसमें क्या है, नेम ऑफ द बैटरी। ड्राई सेल में एनोड जिंक का होता है, कैथोड ग्रेफाइट MnO2 और कार्बन का होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl और जिंक क्लोराइड होता है। इसी तरीके से लेड स्टोरेज बैटरी का याद कर लेना, निकल कैडमियम H2O2 फ्यूल सेल। ये कहाँ यूज़ हुआ था आपको बता देता हूँ, अपोलो स्पेस मिशन में यूज़ हुआ था। क्योंकि ये अपोलो स्पेस मिशन में एक तो इससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा था, दूसरा ये वाटर प्रोड्यूस कर रहा था, सबसे खास बात है। और ये इसकी कंटिन्यूस सप्लाई मिल रही थी एनर्जी की, इसीलिए इसको यूज़ किया गया था इसमें अपोलो स्पेस मिशन में। इसके बाद मैंने इतना मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा दिया। ये एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत ही सफिशिएंट है आपके लिए, आप इसे पढ़ लेंगे। इसमें नस्ट इक्वेशन का शायद यूज़ नहीं हो पाया है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि नस्ट इक्वेशन का रोल क्या है। तो अब कुछ बातें आप मेरी जान लीजिए, वो मैं आपको बता देता हूँ कि नस्ट इक्वेशन का रोल क्या है। एक तो मैं आपको ये बता दूँ कि नस्ट इक्वेशन क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ई सेल इज़ इक्वल टू हो जाता है आपका ई नॉट सेल माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.0591 अपॉन n लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इस पर न्यूमेरिकल ये मैंने कैलकुलेटेड वैल्यू आपके सामने रख दी हैं, तो इन चीज़ों को भी आप बहुत ही ध्यान रखेंगे। और साथ में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको और याद रखनी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही काम आएंगी, आपको कैलकुलेट करने में मदद करेंगी, और वो चीज़ें क्या हो सकती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले नोट करिएगा, एक तो ये फार्मूला याद कर लेना, बहुत ही काम आएगा। उसके बाद एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है, डेल्टा G नॉट इज़ इक्वल टू -NF E नॉट सेल। इस पर भी खूब न्यूमेरिकल आते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स आपको छोड़ना नहीं, किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना, क्योंकि कारण ये है कि ये न्यूमेरिकल परेशान बहुत करते हैं। तो आपको ये न्यूमेरिकल ज़रूर कर लेना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। डेल्टा G नॉट इज़ इक्वल टू -NF E नॉट सेल के न्यूमेरिकल्स आपको बिल्कुल कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। E नॉट सेल इज़ इक्वल टू यहाँ पर 2.303 RT अपॉन NF हो जाएगा, और इसी के बाद यहाँ पर log Kc आ जाता है। तो अब यहाँ पर आपको log Kc भी निकलवा सकते हैं, इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस पे ये फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पन्ने पे हम लोग पहुँचते हैं, नेक्स्ट पेज यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है हमारे लिए वो देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि एक फार्मूला आपको जो ध्यान में रखना है वो ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि थर्मल यानी थर्मोडायनेमिक इफ़िशियंसी, थर्मल इफ़िशियंसी या थर्मोडायनेमिक इफ़िशियंसी ऑफ फ्यूल सेल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थर्मोडायनेमिक इफ़िशियंसी, ये पूछा गया है फार्मूला। इफ़िशियंसी ऑफ फ्यूल सेल कितनी होती है, फ्यूल सेल क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ईटा इज़ इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा G अपॉन डेल्टा H, ये फार्मूला भी पूछा गया। अब डेल्टा G को -NF, यहाँ पर E नॉट सेल, अगर यहाँ नॉट सेल है तो नॉट सेल ले लीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ डेल्टा H लिख दीजिएगा। ये फार्मूला भी आपको बहुत काम आएगा, इसका यूज़ करिएगा। और आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि वो चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस कैसे निकालते हैं। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ आपको, कि अगर ई सेल की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, अगर ई सेल की वैल्यू मोर देन 0 हो तो सेल कैसा होगा, फिजिबल होगा। और अगर ई सेल की वैल्यू जो होती है, ई सेल की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो फिर कैसा हो जाएगा, नॉन फिजिबल हो जाएगा। और अगर ई सेल की वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू 0 आ जाती है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाती है। अब मैं आपको कैसे बताऊं, इस तरीके से बताता हूं कि डेल्टा G नॉट जब नेगेटिव होता है, नेगेटिव आता है तो रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस मतलब फिजिबल होती है। और ये तभी आएगा जब वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी। 0 से कम होने का मतलब नेगेटिव हो गई तो डेल्टा G पॉजिटिव हो जाएगा और रिएक्शन नॉन फिजिबल हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिएक्शन यहाँ से एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है आपसे, तो इसको बिल्कुल आप मिस नहीं करेंगे, कहीं से कहीं तक आप इसको छोड़िएगा नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया है।
अब ये चीज़ें जानने के बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, बताऊँगा नहीं, मैं आपको हिंट बताता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो एलिमेंट्स हैं वो उनके रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों की हिसाब देखें तो हिसाब से रखे गए हैं। और अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल के दें तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का ऊपर होता है, नेगेटिव में जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे बोले कि कम होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का सबसे कम होता है ऐसे बोलें, या फिर ज़्यादा होता है नेगेटिव वैल्यूज़ में। और सबसे आपको क्या करना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप क्या करिए कि यहाँ पर लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल याद कर लीजिए -3.05 वोल्ट होता है। हाइड्रोजन भैया का बीच में है 0.0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट होता है। और लास्ट में आप याद कर लीजिएगा फ्लोरीन का या गोल्ड का याद कर लीजिएगा, इसका होता है 1.50 प्लस में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर से नीचे आने पर वैल्यू बढ़ रही। अब ऊपर से नीचे आने पर जब वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि ऊपर जो है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, नीचे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। जब नीचे वीक होंगे तो नीचे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है डाउन होता चला जा रहा है, नीचे आने पर रिएक्टिविटी डाउन होती चली जा रही है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इसके लिए मैंने अपने इसी चैनल पर बताया हुआ है कि कैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करें। तो सिंपल कुछ एलिमेंट्स को याद करने का, सभी तो नहीं है लेकिन सिंपल कुछ एलिमेंट्स को याद करने का उसमें तरीका भी मैंने बताया है। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन आपको बता दिया, सॉल्ट ब्रिज में कौन ले सकते हैं, ये सिंपल बातें मैंने आपको सब बता दी। और एक चीज़ आपको और बता दें कि यहाँ इस चैप्टर में कुछ चीज़ें जो अक्सर पूछ ली जाती हैं, जैसे कोरोजन को आप एक बार पढ़ लीजिए, कोरोजन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड कौन किसको रिप्लेस कर देगा इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक्शन जब एसिड का होता है तो उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। एसेशन रीजन क्वेश्चन भी आते हैं, उन कैटेगरी के क्वेश्चन को भी ध्यान में आप रखेंगे। तो इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए मैंने आपको रिवाइज़ कराया सिंपल वे में, सिंपल तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलें या फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलें, है ना, रिडॉक्स बोलें। तो रिडॉक्स की भी मैं आपको यहीं पर बात बता देता हूँ। कुछ चीज़ें रिडॉक्स में ज़रूर पढ़ लीजिएगा जो बहुत ही काम आती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब थोड़ी सी रिडॉक्स की भी बात कर लेता हूँ। जब चैप्टर शुरू हुआ है तो चलना चाहिए। यानी यहाँ पर अगर हम लोग रिडॉक्स की बात करते हैं तो ये रिडॉक्स चैप्टर होता है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दो कंसेप्ट तो चलते ही, पता ही है आपको, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनकी बात बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरी, लेकिन ज़रूरी इसमें जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ज़रूरी है इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्शनल केसेस का जरूर ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शनल केसेस में जो ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे वो कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे, जैसे कि अगर हम बात करें H2SO5 में, जिसे हम लोग कैरोज एसिड के नाम से जानते हैं, कैरोज एसिड के नाम से जानते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ़र का ध्यान रखिएगा +6 आएगा, क्योंकि इसके अंदर पर ऑक्साइड बॉन्डिंग होती है, पता होगा आपको। H2S2O8 इसे हम लोग मार्शल एसिड के नाम से जानते हैं। ये भी फेमस क्वेश्चन है पीजीटी का, मार्शल एसिड के नाम से जानते हैं, इसमें भी 6 आएगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पेज पे हम लोग जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर हमें CrO5 जो होता है ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। CR ऐसे बनाते हैं, O ऐसे बनाते हैं, O ऐसे बनाते हैं, ये CrO5 का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से बटरफ्लाई की तरह स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन -1 है, ये -1 है, ये -1 है, ये -1, ये -2, टोटल प्लस का। इसमें Cr की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो +6 आती है, क्योंकि ये पर ऑक्साइड की ऑक्सीजन ली गई। इसी तरीके से कुछ एक्सेप्शंस आपको और मैं बता देता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ इसी तरीके से, इसी पेज पे बताता हूँ। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर अगर हम लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, तो कभी पूछा जाए कि बताइए इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तोड़ दीजिएगा Ca डाई पॉजिटिव प्लस, तो ये टूटेगा, 2 हिस्सों में टूट जाएगा, यानी Cl नेगेटिव में और OCl नेगेटिव में टूटेगा। तो यहाँ पर तो -1 आएगी, यहाँ पर +1 आएगी Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ कैल्शियम। तो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होती है, +1 भी होती है। ये ब्लीचिंग पाउडर के फार्मूले में आपको पता लग रहा होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आती होगी, क्योंकि आप MSc करे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने आपको बता दी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं ये। और कुछ एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनको भी आपको याद रखना है, और वो कौन कौन सी, जैसे कि अगर मैं बात कर देता हूँ तो उनकी बात ही, जैसे कार्बन मोनो ऑक्साइड CO, इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अमोनिया है,
अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, गंगा जल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ये सभी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रखने वाले एलिमेंट्स हैं और किसी भी मेटल की फ्री स्टेट में भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही होती है। तो ये सब बातें पढ़ लीजिएगा। यहाँ ना तो बैलेंसिंग सीखनी है, केवल रिएक्शन को आपको समझना चाहिए। रेडॉक्स क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात भी आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बहुत पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को भी आप ध्यान दीजिएगा। एक तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन किसको रिड्यूस करता है, और दूसरा होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ज़रूर पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, कौन रिड्यूसिंग है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कुछ फेमस टर्म्स हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये मैंने एक छोटे से समय में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।